चैप्टर 20 इंटरफियरेंस ऑफ लाइट। इसमें जो हम पहली हेडिंग पढ़ेंगे वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखिए, मैंने आपको अल्टरनेटिंग करंट का एक चैप्टर पढ़ाया था। उस चैप्टर के अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया कि करंट किसी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में टाइम के साथ साइनोसॉइडल वेरिएशन करती है। वैसे ही क्लास 11th में मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी आपको दिखाया था कि ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल का वेरिएशन डिस्प्लेसमेंट जो है वो साइनोसॉइडल होता है। वैसे ही मान लेते हैं हमारे पास एक साइनोसॉइडल वेव है। एक साइनोसॉइडल वेव है, वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इस तरीके से मूव करती है। अब ये एक वेव हो गई, ठीक, ये ऐसे चल रही है, बहुत बढ़िया। ये टी के साथ इसका फंक्शन है, तो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आप y1 मान लीजिए। एट द सेम इंस्टेंट मीडियम में एक दूसरी वेव भी है जो कि यूं चल रही है। देखिएगा ये डॉटेड लाइन जो ब्लैक है ये एक दूसरी वेव के लिए। अब इसका एम्पलीट्यूड आपने y2 मान लिया। आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि ये देखिए दो वेव्स का डिस्प्लेसमेंट t बराबर 0 पर 0 था। किसी टाइम पर दोनों का मैक्सिमम था, एक साथ मैक्सिमम, फिर एक साथ 0, फिर एक साथ मिनिमम, नेगेटिव मैक्सिमम, फिर एक साथ 0, फिर एक साथ मैक्सिमम, फिर 0। इस तरह की मोशन को मोशन इन फेज कहते हैं। अगर इस तरह की मोशन मिलती है तो अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट या इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड। अब देखो जैसे इसका y1 था, इसका y2 था, दोनों एक साथ साथ चल रही थी, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ यूं होगा, ये दोनों का बढ़ के मिल गया है। अब ये क्या हो गया y1 प्लस y2, ये ठीक, ये एक तरीका हुआ समझने का। फिर इसी एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक वेव यूं चल रही है, ठीक, ये एक वेव के चलने का तरीका है जैसे पहले में था। मान लीजिए इसका एम्पलीट्यूड y1 है, लेकिन जो बच्चों इसमें जो दूसरी वेव है वो वेव ठीक इसके अपोजिट है। जैसे सौदागर पिक्चर में दिलीप कुमार और राजकुमार अपोजिट डायरेक्शन में खड़े होते हैं, तो इसमें भी देखिए जब ये अपने नेगेटिव पॉजिटिव मैक्सिमम पर था तो ये अपने नेगेटिव मैक्सिमम पर है। तो अगर इनका रिजल्टेंट लिखा जाए तो उसी मीडियम के अंदर एक पार्टिकुलर पॉइंट पर उन दोनों वेव के थ्रू जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, जैसे इसमें आपको बढ़कर मिला था वैसे ही आपको इसमें घटकर मिलेगा, ठीक। ये देखिए ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक। क्या कहता है इसका स्टेटमेंट? अब मैं स्टेटमेंट इसका लिखता हूं। अच्छा, ताज्जुब की बात यह है कि चूंकि मामला वेक्टर का है और मैंने आपको बता रखा है कि वेक्टर में घटाने का वर्ड नहीं होता, सब्ट्रैक्शन नहीं होता। वेक्टर में जब भी होगा एडिशन होगा। ये अलग बात है कि अगर दो अपोजिट डायरेक्शन की फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड कर रहे हैं
तो फिर वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बड़े में से छोटा और रिजल्टेंट बड़े की डायरेक्शन में रखी जाएगी। तो कुछ वही प्रिंसिपल हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, the resultant displacement of any point of the medium is the vector sum of the displacement produced by the individual wave at that point। ठीक, the vector sum is the individual displacement, the resultant displacement of any point of the medium is the vector sum of the displacement produced by the individual waves at that point। यानी वेक्टर y is equal to वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2। ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अच्छा, ये दो स्पेसिफिक कंडीशन है जिसमें इन फेस की मोशन के लिए है, ये आउट ऑफ फेस की मोशन के लिए है। तो इन फेस में अगर मिलेंगे तो ये होगा कंस्ट्रक्टिव, यहीं से आ गया कंस्ट्रक्टिव, और ये कहलाएगा डिस्ट्रक्टिव। ये क्या है बेटा? डिस्ट्रक्टिव। तो आउट ऑफ फेज ये क्या है? इन फेज मोशन। चलो ये भी लिख दें, इन फेज सुपरपोजिशन, इन फेज सुपरपोजिशन। और ये क्या है? आउट ऑफ फेज सुपरपोजिशन। तो आउट ऑफ फेज सुपरपोजिशन में मिनिमम डिस्प्लेसमेंट और इन फेज में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। आउट ऑफ फेज सुपरपोजिशन, आउट ऑफ फेज सुपरपोजिशन। ठीक, तो इसमें क्या होता है? इसमें मिलता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और इसमें क्या मिलता है? मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस। बाकी और किसी एंगल पर अगर दोनों में कोई और फेज हुआ, देखिए बेईमानी मत करिएगा, फेज मैं आपको 11th क्लास में बता चुका हूं। फेज गिव्स द इंस्टेंटेनियस पोजीशन, फेज गिव्स द इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। उसे हम फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम फेज कहते हैं। तो फेज क्या देता है? इंस्टेंटेनियस पोजीशन देता है। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसका इंटरफियरेंस से क्या ताल्लुक है, और इंटरफियरेंस क्या है? इंटरफियरेंस का फिनोमिना आपको ऑब्जर्व करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप एक अंधेरा कमरा, और उस अंधेरे कमरे में अगर आपने एक अंधेरे कमरे में आपने एक अंधेरा कमरा हो, उस अंधेरे कमरे में एक वाइट एक टॉर्च लीजिए, लेकिन नॉर्मल टॉर्च मत लीजिए, लेजर टॉर्च लीजिए, जो आपको खिलौने की टॉर्च आती है जिससे आप उस पर इमेज बनाते हैं वॉल पर, वो वाली टॉर्च लीजिए। वो इसलिए कि उसमें सिंगल रेड कलर होगा। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए, एक्चुअली इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करने के लिए मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ले लें, इंश्योर करने की कमरे में कोई और लाइट ना हो, ना कोई लाइट का सोर्स हो। 2 कार्डबोर्ड लीजिए और वाइट एक वॉल पेंटेड होनी चाहिए कमरे में। आप चले जाएं, कमरा बंद कर लें। जो आपने 2 कार्डबोर्ड ले रखे हैं, उन कार्डबोर्ड के ऊपर जो आपने व्हाइट बोर्ड ले रखे हैं, उन कार्डबोर्ड पर कार्डबोर्ड को मारिए गोली। दूसरे तरीके से समझते हैं, अभी फिर कार्डबोर्ड पर वापस आएंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद। अब इंटरफियरेंस को समझते हैं। इंटरफेरेंस को समझने का 2 तरीका हम यहाँ पे लगाएंगे। एक तो हमारा क्वालिटेटिव स्टडी और दूसरा हमारा क्वांटिटेटिव स्टडी। क्वालिटेटिव स्टडी सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और क्वालिटेटिव स्टडी से हम इसका बाकी का काम भी करेंगे। तो इंटरफेरेंस, व्हाट इज इंटरफेरेंस?
अगर चमक रहा है तो मेरी आवाज पर ध्यान दीजिएगा। इंटरफेरेंस क्या है ये? इंटरफेरेंस। When two or more waves, when two or more waves travel in a medium, travel in a medium, तो सबसे चौंकाने वाली बात तो पहले ये जान लीजिए, they do not disturb each other, they don't disturb each other. When two or more travel when two or more waves travel in a medium, they do not disturb each other. Then due to superposition, their resultant is their resultant intensity is redistributed at every point of the medium, every point of the medium. तो ये तो पता लग गया कि इंटरफियरेंस अभी नहीं आया। अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि जब दो और दो से ज़्यादा वेव किसी मीडियम में चलती हैं तो सुपरपोजिशन की वजह से उनकी इंटेंसिटी पॉइंट टू पॉइंट रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी, द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट intensity due to superposition of two or more waves. The redistribution of light intensity due to superposition of two or more waves is known as interference of light। ये इंटरफेरेंस की डेफिनेशन हो गई। there are certain points where the waves superpose in phase, resulting maximum intensity, ठीक। these points are known as points of maximum, and interference is known as कंस्ट्रक्टिव। इसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। बहुत बढ़िया, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद देयर आर सर्टेन अदर पॉइंट्स वेयर द वेव सुपरपोज आउट ऑफ फेज रिजल्टिंग मिनिमम इंटेंसिटी। देयर आर certain other points where the waves
सुपरपोज आउट ऑफ फेज रिजल्टिंग मिनिमम इंटेंसिटी। Resulting minimum intensity. These points are known as points of minimum, and interference is known as destructive interference. So when two or more waves travel in a medium, they don't disturb each other. Then due to superposition, their resultant is redistributed. Then the resultant intensity is redistributed. Resultant intensity is redistributed at every point of the motion, every point of the medium. The redistribution of light intensity due to superposition of two or more waves is known as interference of light. There are certain points where the waves superpose in phase, resulting maximum intensity. These points are known as point of maximum, and the interference is known as constructive interference. हर वो पॉइंट जहां पर दो वेव्स फेस में मिलेंगी वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और हर वो पॉइंट जहां पर वेव्स आउट ऑफ फेस मिलेंगी वहां पर इंटेंसिटी मिनिमम होगी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तरफ इशारा करती है, मिनिमम इंटेंसिटी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तरफ इशारा करती है। अब इंटरफेरेंस में होता क्या है, लाइट की इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, इसे नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर डालिए। आगे बढ़ते हैं, और अब ये डेफिनेशंस हो गई। अब इसका क्वालिटिव वो करते हैं, क्वालिटिव एनालिसिस करते हैं। देखिएगा, इसे नोट कर डालिएगा। अब इसका क्वालिटिव एनालिसिस कीजिए। चलिए सर, तो क्वालिटिव एनालिसिस करने के लिए हमें क्वालिटिव एनालिसिस करना है। तो अगर हम इसका क्वालिटिव एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम, देखिएगा, ये वेव फ्रंट्स हैं। तो ये वेव फ्रंट्स किसके लिए होती हैं? जिसने ईमानदारी से हमारा वीडियो हाइगेंस प्रिंसिपल का देखा होगा उसको समझ में आएगा। ये देखिए, ये पैरेलल वेव्स हैं जिनके ऊपर ये वेव फ्रंट है, ये PWF है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे हम आगे, हमें लगता है रेड कलर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, आपको शायद दिखता नहीं है, तो चलिए हम ब्लू और ब्लैक का ही इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन हाइगेंस, अगर ये ओपेक मटेरियल है, ओपेक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जो लाइट की रेस को ना रिफ्रैक्ट होने देता है ना रिफ्लेक्ट होने देता है, अब्जॉर्ब कर ले जाता है, गायब कर ले जाता है, बहरहाल रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट नहीं होने देगा। तो इस स्लिट से लाइट के जाने का सिर्फ और सिर्फ एक यही रास्ता है, ये जो नैरो होल है। और आप जानते हैं कि नैरो होल पॉइंट की तरह काम करेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन हाइगेंस, एवरी पॉइंट लाइज ऑन दिस वेव फ्रंट विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। तो जब ये वेव फ्रंट यहाँ पहुंचेगी, जब यहाँ इस पॉइंट पर पहुंचेगी, तो जाहिर की बात इसके सारे पॉइंट तो रुक जाएंगे, केवल एक पॉइंट ही बाहर निकलेगा। और पॉइंट सोर्स जब लाइट जनरेट करता है तो वो स्फेरिकल वेवलेट्स होती हैं। आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन हाइगेंस, ड्यू टू पॉइंट सोर्सेज द वेवलेट्स आर जनरेटेड एज स्फेरिकल। अब देखिए, यहाँ से स्फेरिकल वेवलेट जनरेट हो रही हैं, ये स्फेरिकल वेवलेट्स हैं, ये स्फेरिकल वेवलेट जनरेट हो रही हैं। अब ये स्फेरिकल वेवलेट्स आगे बढ़ती चली जा रही हैं। बढ़ाते रहिए भाई, थोड़ी देर तक तो बढ़ाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये वेवलेट्स डाइवर्ज करती चली जाएंगी। अच्छा, बस यहीं पर आप एक और स्लिट लगाइए,
लेकिन आप जानते हैं इस स्लिट में मैं क्या करने वाला हूँ, एक स्लिट में मैं यहाँ पर एक नैरो होल करूंगा और एक यहाँ पर नैरो होल करूंगा। यहाँ तो देखिए मैंने एक बिल्कुल नहीं किया है, ये जो यहाँ पर होल था इसके जस्ट सामने दूसरी वाली स्लिट में कोई होल नहीं है, सिमेट्रिकली इसके ऊपर और नीचे दो होल है। कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसका नाम S और इसका नाम S1 और इसका नाम S2 रख के देता हूँ। और यहाँ पर स्क्रीन है। अब आपको फिर वही कहानी दोहरानी पड़ेगी, चूंकि ये पॉइंट सोर्सेज हैं तो पॉइंट सोर्सेज से निकलने वाली लाइट कैसी होगी, ये हटा दो यार। पॉइंट सोर्सेज से निकलने वाली लाइट कैसी होंगी, ये स्फेरिकल वेवलेट होंगी। ये देखिएगा स्फेरिकल वेवलेट। आराम से बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ऐसे। अब ये निकली बेटा, देखो जैसे ही तुम इसकी वेवलेट को बढ़ाओगे थोड़ी सी देर के बाद काटा पीटी शुरू होगी। ये जो कटिंग पॉइंट है, अगर तुम्हारे पास नूतन जैसी किताब हो तो उसमें देखो ये कटिंग पॉइंट क्रॉस में बने हुए हैं, ये ऐसे कटिंग पॉइंट। ये जो दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, ये सुपरपोजिशन के पॉइंट्स हैं। अब यही तय करेंगे कि वेव अगर फेस में मिली है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी और आउट ऑफ फेस मिली है तो मिनिमम इंटेंसिटी। कौन तय करेगा, ये कटिंग पॉइंट्स तय करेंगे। कटिंग पॉइंट कैसे तय करेंगे, कहाँ पर फेस में मिल रही हैं और कहाँ पे आउट ऑफ फेस मिल रही हैं। बेटा ये स्क्रीन लगी हुई है, आपकी अकल तो ये कह रही है कि चूंकि ये वाला तो पॉइंट यहाँ पर था, यहाँ पर तो कोई होल था ही नहीं, तो यहाँ पर यानी सेंटर पॉइंट पर अंधेरा होना चाहिए था, यानी कोई इंटेंसिटी नहीं यहाँ। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, सबसे ज्यादा इंटेंस लाइट आपको यही मिली, यही चमत्कार था, मिराकल। ओफो, जहां बिल्कुल लाइट नहीं होनी चाहिए थी वहीं सबसे ज्यादा लाइट मिली। इसको हम सेंट्रल मैक्सिमम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सेंट्रल मैक्सिमम। अब ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमम है, ठीक। उसके ठीक नीचे आपको एकदम अंधेरा दिखाई देगा अगर इंटेंसिटी दोनों की सेम है, वरना लेस इंटेंसिटी। इसको कहते हैं फर्स्ट मिनिमम। तो मिनिमम का मतलब क्या हुआ, यहां पर आउट ऑफ फेस मिल रही है, यहां पर आउट ऑफ फेस मिल रही है। अच्छा, फर्स्ट मिनिमम दोनों तरफ मिलेगा, फर्स्ट मिनिमम। उसके बाद फिर आपको दो मैक्सिमा मिलेंगे, यानी इंटेंसिटी दोनों जगह पर मैक्सिमम होगी। इसे आप कहेंगे फर्स्ट मैक्सिमम। क्या कहेंगे, फर्स्ट मैक्सिमम इस तरफ का और फर्स्ट मैक्सिमम इस तरफ का। फिर इसके बाद आपको मिनिमम मिलेगा, फिर इसके बाद आपको मिनिमम मिलेगा, सेकंड मिनिमम, सेकंड मिनिमम, ये सेकंड मिनिमम। तो आपने अभी तक तो यही जाना था ना कि अगर लाइट के ऊपर उजाला होता है तो यूनिफॉर्मली, अंधेरा होता है तो यूनिफॉर्मली, लेकिन यहाँ यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पर एक उजाले की पट्टी, फिर अंधेरे की पट्टी, फिर अंधेरे की पट्टी, फिर उजाले की पट्टी, फिर अंधेरे की पट्टी, फिर उजाले की पट्टी, फिर अंधेरे की पट्टी। ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी है, इसी को हम सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। तो ये क्या था, सुपरपोजिशन ऑफ लाइट। अब आइए कार्डबोर्ड पर। अब दो कार्डबोर्ड लीजिए, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स यानी लेजर टॉर्च लीजिए और लेकर एक अंधेरे कमरे में चले जाइए। यानी आपके पास लाइट का सिर्फ और सिर्फ इकलौता सोर्स आपके हाथ में मौजूद, वो क्या होनी चाहिए, वो लाइट, वो क्या बोलते हैं, लेजर टॉर्च होनी चाहिए। उस लेजर टॉर्च को लेकर आप दो कार्डबोर्ड में नैरो होल कीजिए, एक में ऐसा नैरो होल सेंटर में, और दूसरे वाले कार्डबोर्ड में आप नैरो होल उसके नीचे नीचे करिएगा, ठीक सामने मत करिएगा। लाइट को ऑन कीजिए, वॉल जो पेंटेड वॉल हो उस पर आप देखिए, जैसे आपके पास इजीली अवेलेबल नॉर्मल रेड कलर की टॉर्च होती है, रेड कलर होगा तो आपको जहां पर अंधेरे की उम्मीद थी वहीं पर सबसे चौड़ी स्ट्रॉन्ग इंटेंस रेड कलर की एक चौड़ी सी पट्टी दिखाई देगी। उसके ठीक बगल में उतना ही चौड़ा अंधेरा, उतना ही चौड़ा अंधेरा इधर भी।
तो ये जो बीच में इंटेंस पट्टी आपको लाल कलर की मिली है, इसको आप सेंट्रल मैक्सिमम कहेंगे। उसके बाद आपके दो मिनिमम होंगे जिन्हें आप फर्स्ट में मैक्सिमम मिनिमम कहेंगे। उसके बाद फिर आप देखेंगे दो रेड कलर की पट्टी दिखाई देगी जिसे आप फर्स्ट मिनिमम फर्स्ट मैक्सिमम कहेंगे, और इस तरीके से ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया लाइट इंटेंसिटी का। तो ये था इंटरफेरेंस। आप इंटरफेरेंस को नॉर्मल लाइफ में ऐसे देख सकते हैं जैसे साबुन का बुलबुला, तो साबुन के बुलबुले के अंदर जो कलर फॉर्म हो रहा है उसमें जो फिनोमिना फिजिक्स का इन्वॉल्व है उसे हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। ऐसे ही अपन बारिश में जा रहे होते हैं तो देखिए सड़क पे पेट्रोल फैला हुआ होता है, उसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट कलर्स दिखाई देंगे। वो जो डिफरेंट कलर दिखाई दे रहे हैं वो किसकी वजह से दिखाई दे रहे हैं, वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंटरफेरेंस का क्वालिटिव डिस्कशन आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आपको एक खुशखबरी बता दें, ये डायग्राम सिर्फ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया गया है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इतनी मेहनत सिर्फ मैंने इसलिए की है कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इंटरफेरेंस क्वालिटेटिव। अब हम इंटरफेरेंस की क्वालिटिव स्टडी करेंगे, यहीं से हमारे क्वेश्चंस बनना शुरू होंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन बनने का मतलब क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उन्हें हमें सॉल्व करने का तरीका सीखना होगा। तो बच्चों इस डायग्राम को आप नोट कर लीजिएगा। अब हम इसको वीडियो को पॉज कर इसे नोट कर लीजिए। हैं, अब हम इसकी क्वालिटिव स्टडी करेंगे। आइए इरेज करता हूं मैं इसको इरेज करने के बाद क्वालिटिव स्टडी। सुंदर सा डेरिवेशन है। देखिए, कंसीडर टू प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव्स। कंसीडर टू प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक waves of slightly different amplitudes A1 and A2 traveling in positive direction of x axis, ठीक, with same velocity v। तो अब भैया ये इंटरफेरेंस के लिए शर्त होती है, दो प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव जिनका एम्पलीट्यूड स्लाइटली डिफर हो, बहुत ज्यादा डिफरेंट मत कर दीजिएगा, इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा आपको। कैसे बनता है ये दो सोर्स हम बताएंगे आपको। कंसीडर टू प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स A1 and A2 traveling in positive direction of x axis with same velocity v। let the angular frequency let the frequency of the sources producing two waves are same, producing waves are same, फ्रीक्वेंसी भी हमने सेम मान रखा है। तो दो प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव का इक्वेशन y1 इज इक्वल टू A1 साइन kx माइनस ओमेगा टी, एक इक्वेशन ये मान लीजिए, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कहिए। उसी तरीके से एक दूसरा इक्वेशन y2 A2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। बेटा दोनों आइडेंटिकल नहीं हमने लिया, हमने कहा एक वेव दूसरी वेव से फाई एंगल से आगे चल रही है, फेज डिफरेंस, क्योंकि कि अब ये फेज डिफरेंस ही तय करेगा कि कौन सा पॉइंट सुपरपोजिशन का मिनिमम होगा और कौन सा पॉइंट सुपरपोजिशन का मैक्सिमम होगा। ये सब तय करने के लिए सारा खेल फेज के पास है। क्यों? जैसे कि अपन ने एम्पलीट्यूड में स्लाइड डिफरेंस करके फिक्स कर दिया, ये वेव नंबर्स हैं, तो लिख दीजिए वेयर के इज वेव नंबर, इसको 2 पाई बाई लैम्डा से भी लिखा जाता है, एंड फाई इज द फेज डिफरेंस। फाई क्या है बेटा? फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। ठीक,
तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अगर सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल देखें तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 ये होता है। लेकिन बेटा वेक्टर का साइन साइनोसॉइडल फंक्शन पर अप्लाई नहीं होगा, इसलिए हमें स्केलर वर्जन लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, चलो वो भी ठीक था, लेकिन kx माइनस ओमेगा टी जो मान के आए हैं वही लिखेंगे, a2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। ठीक, अब मैथमेटिक्स कहती है कि अगर साइन कुछ इस टर्म में लिखा हुआ तो हम इसे एक फार्मूला बनाकर ओपन करेंगे। ये ए और ये अगर बी है तो बायो के बच्चे हमारे साथ रहते हैं, इसलिए हमें पता है, हमें वो फार्मूला लिख देना चाहिए। अब हम इसको ओपन करेंगे, इससे पहले हम मैथमेटिक्स का वो फार्मूला लिखना चाहेंगे, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बात सफा। ये फार्मूला हम यूज करने जा रहे हैं, ये फार्मूला। तो जब ये फार्मूला हम यूज करेंगे तो देखो y की वैल्यू तुम लिखोगे a1 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस a2। बेटा अब ये पूरा ओपन होगा, कैसे ओपन होगा, साइन kx माइनस ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव, बी की जगह पर फाइव है, कॉस फाइव, फिर ये ओपन होगा सॉरी कॉस kx माइनस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। ठीक, देखिए अब आप a2 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, a1 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस a2 साइन kx माइनस ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस a2 कॉस kx माइनस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। राइट बच्चों, यहां से आपको दिखता होगा कि ये चीज दो बार लिखी हुई है, एक बार यहां लिखी हुई है और एक बार यहां लिखी हुई है। ठीक, दो बार लिखी हुई है, तो आओ इसको कॉमन कर लें। तो जब हम इसे कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2 कॉस फाइव, ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए और ब्रैकेट के बाहर आपको लिखना है साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस a2 कॉस kx माइनस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। ठीक, अच्छा अब तो जगह खत्म हो गई, तो वीडियो को पॉज कर कर केवल इतना नोट कर डालिएगा। हम इसके आगे प्रोसीड कर रहे हैं, बस इतना नोट करिए, इतने में हमारा फाइनल रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है। अब इतना पूरा नोट कर डालना, यहाँ तक नोट करो फटाक से। तो वीडियो को पॉज करके यहाँ नोट कर लो और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे देखिए, इसको पॉज कीजिए और पॉज करके इसे नोट कीजिए। अब नोट करने के बाद आप लोग इसके आगे हम बढ़ते हैं और आपको इसके आगे की कहानी सुनाते हैं। ये वाला पोर्शन देखिए, इसको हम रेड मार्क कर रहे हैं। ठीक, और इसको हम रेड मार्क कर रहे हैं a2 साइन फाइव। ठीक है, लिखिए लेट a1 प्लस a2 कॉस फाइव इज इक्वल टू a कॉस थीटा। इसे आप कहिए इक्वेशन नंबर a, और फिर वैसे ही a2 साइन फाइव
इसे आप कहिए ए साइन थीटा बी। अब A1 प्लस A2 कॉस फाई और की वैल्यू A कॉस थीटा और A2 साइन फाई की वैल्यू A साइन थीटा। आपने पहले दो इक्वेशन माने थे, इसको 3 मान लीजिए। ये इक्वेशन नंबर 3। सब्स्टिट्यूटिंग इन फ्रॉम A एंड B, सब्स्टिट्यूटिंग A cos थीटा एंड A sin थीटा इन 3, क्या मिलेगा आपको? y इज इक्वल टू A cos थीटा और sin kx माइनस ओमेगा टी, sin kx माइनस ओमेगा टी। फिर यहाँ पर A2 sin फाई की जगह पर आप लिखेंगे A sin थीटा और आपको मिलेगा cos kx माइनस ओमेगा टी। अब A बेटा कॉमन अगर आप ले लें तो आपको ये मिल जाएगा sin kx माइनस ओमेगा टी cos थीटा प्लस cos kx माइनस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। बेटा जैसे यहां इस फार्मूले को ओपन किया वैसे अब इस फार्मूले को बंद कर दीजिए और देखिए क्या आता है। ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस थीटा। तो हेंस द रिजल्टेंट ऑफ टू वेव्स एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज द अनदर वेव। वही जो मैंने आपको दो वेव के सुपरपोजिशन से साइन दिखाया था वो ये। तो कभी को कोई क्वेश्चन अगर आ जाए कि प्रूव दैट द रिजल्टेंट ऑफ टू वेव्स गिव्स अ थर्ड वेव, तो ये उसका आंसर है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। चलिए साहब, अब हम लोग इसके आगे प्रोसीड करेंगे। इसके आगे क्या है? इसके आगे अब जो हमें करना है वो यहीं से और स्टार्ट होगा। तो इसे वीडियो को पॉज कर पूरा नोट कर लिए। एक डेरिवेशन तो ये हुआ। अब स्क्वायरिंग एंड एडिंग, जो आपका इक्वेशन नंबर ए एंड बी है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इक्वेशन ए एंड बी, इसको दोनों को अगर हम ऐड करें तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कॉस फाई इज इक्वल टू A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऐसे ही इसको लिखेंगे आप A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ऐड कर दिया जाए दोनों को, तो देखिए A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कॉस फाई A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपको अच्छे से पता है, आइडेंटिटी है ये, इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी भी वैल्यू 1 होगी। लिख दीजिए, कोई मसला नहीं। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, ये बराबर A। ये बेटा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, बस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब इसे नोट कर डालिए। तो A की वैल्यू A स्क्वायर है, सॉरी, तो इसको अगर अंडर रूट में करा जाए तब वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा। अभी नहीं, फार्मूला रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के क्या बनेगा? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A इज इक्वल टू अंडर द रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ A1 A2 कॉस फाई। इसे नोट कर डालिए। तो ये बना किसका फार्मूला? ये बना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड
एम्पलीट्यूड का फार्मूला। क्लियर है? ठीक, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला बना। अब याद कीजिए वेव मोशन इन क्लास 11th हमने आपको इंटेंसिटी का एक फार्मूला लिखवाया है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। लेट I1 and I2 are the intensities of two sources producing waves. Then I1 इसकी वैल्यू k A1 स्क्वायर और I2 की वैल्यू k A2 स्क्वायर। अब हमारे पास एक इक्वेशन है, a स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ A1 A2 cos फाई। बेटा A1 स्क्वायर की जगह पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी लिख दीजिए। ये हो गया I रिजल्टेंट, ये हो गया I1, ये हो गया I2 और ये हो गया 2 अंडर द रूट I1 I2 cos फाई। कुछ लोग इसमें इससे परेशान हो रहे होंगे कि ये k कहाँ गया। k बेटा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वो चूंकि डिटरमाइंड नहीं है इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट करेंगे, फिलहाल नेग्लेक्ट करेंगे। तो ये है आई रिजल्टेंट का फार्मूला। आई रिजल्टेंट का फार्मूला आपके समक्ष प्रस्तुत है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, फाई विल डिसाइड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो इस इक्वेशन के अंदर I1 और I2 की वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी किसी पॉइंट की, उस पॉइंट पर दो वेव के सुपरपोजिशन से जो सुपरपोजिशन करने पर जो वेव का डिफरेंस होगा उसका मतलब एम्पलीट्यूड का, उसी से हम डिसाइड करेंगे कि वो पॉइंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पॉइंट है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पॉइंट है, इसी को डिसाइड करेंगे। तो डिसाइडिंग इक्वेशन क्या है, ये है, कृपया इसे भी नोट करें। ये इक्वेशन नंबर 5 बन गया, गिनते रहिए, इक्वेशन नंबर 5 बन गया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। IR will be maximum if cos phi is equal to 1। cos phi की ये 1 वैल्यू, चूंकि cos phi एक पीरियोडिक फंक्शन है, मैथमेटिक्स वाले जानते हैं और बायो वालों को मैंने बताया है कि cos phi एक पीरियोडिक फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन जो अपनी तमाम वैल्यूज को बार बार एक रेगुलर इंटरवल पे रिपीट करता है। तो ये 1 वैल्यू आपको सिर्फ एक जगह पे नहीं मिलेगी, लेकिन cos 0 डिग्री पर भी मिलेगी, cos 2 पाई पर भी मिलेगी, cos 4 पाई पर भी मिलेगी एंड सो ऑन। तो अब आप देख सकते हैं 0, उसके बाद 2 पाई, उसके बाद 4 पाई, यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। तो हम cos फाई की जगह पर एक जनरल फार्मूला लिखेंगे cos 2n पाई। तो फाई का क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 2n पाई, वेयर n की वैल्यू क्या है बेटा, n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम का फार्मूला क्या हो जाएगा, आई मैक्सिमम, ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर द रूट I1 I2। इसी को हम लिख सकते हैं
अंडर द रूट I1 प्लस अंडर द रूट I2 का होल स्क्वायर, या I मैक्सिमम का एक फार्मूला और लिखा जा सकता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। हेंस all the points where hence all the points where two waves superpose each other with the phase difference of even multiple of pi, the resultant intensity will be maximum. The resultant intensity will be maximum, and interference is known as constructive इंटरफेरेंस कहलाता है। ठीक, अभी इसमें एक चीज और हमें दिखानी है आपको, जो डिफ्रैक्शन में हमारे काम आने वाली है। एक चीज और दिखानी है, तो इसे नोट कर डालिए, हम ऊपर मिटाकर उसको दिखाते हैं। फिर हमने 11th में ही पढ़ा था फेस डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच का रिलेशन। देखिए, तो वी नो दैट फेस डिफरेंस डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। ठीक, अब अगर फेस डिफरेंस 2n पाई का है, 2n पाई का है, तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा n लैम्डा। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 2n इंटू लैम्डा बाई 2, 2n इंटू लैम्डा बाई 2। तो ऑल द पॉइंट्स वेयर द टू वेव्स सुपरपोज ईच अदर with the path difference of even multiple of lambda by 2, the resultant intensity will be maximum and interference is known as constructive and points are known as points of maxima. All the points where two waves superpose each other with the path difference of even multiple of lambda by 2, even multiple of lambda by 2, the resultant intensity will be maximum and interference is known as constructive and points are called points of मैक्सिमा। ये पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा कहलाते हैं। तो ये था कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की पूरी कहानी। अब हम लोग करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। क्या करेंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। ठीक, नोट कीजिए इसको, ये नोट कर डालिए वीडियो को पॉज करके। अब इसके बाद हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की कहानी करेंगे। कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस।
IR will be minimum. IR will be minimum if cos phi is equal to -1. अब चूंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, -1 वैल्यू एक बार नहीं आएगी, एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करती रहेगी। आइए देखते हैं वो रेगुलर इंटरवल क्या है। तो हम इसे लिख सकते हैं cos phi इज इक्वल टू cos 2n प्लस 1 पाई, और कुछ किताबें बेटा इसको 2n माइनस 1 पाई भी लिखती हैं। लेकिन जरा देखो, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, इसके लिए लिखना पड़ेगा वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 है, और इसके लिए लिखना पड़ेगा n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये बस इतना सा फर्क आ जाता है, बाकी चीज सेम लिखी हुई है। तो इसके लिए फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2n प्लस 1 पाई, और फाई इज इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई। बात दोनों से सेम कही जाएगी, वो बात हम लिख देते हैं। क्या कह रहा है, हेंस all the points where two waves superpose each other with the phase difference of even multiple of odd multiple of pi, the resultant intensity will be minimum. Resultant intensity will be minimum, and interference is known as destructive, and interference is known as destructive. इसे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक, अब आई मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, आई मिनिमम ये हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर द रूट I1 I2, यानी I1 माइनस I2 अंडर द रूट का होल स्क्वायर। इसी को हम A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर भी लिखते हैं। आई मिनिमम हो गया। ठीक, अब जैसे उसमें फेस और पाथ डिफरेंस दोनों के लिए निकाला था, इसमें हम फेस का निकाल चुके, पाथ का भी निकाल लेते हैं। एज डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, इट इम्प्लाइड दैट। अब डेल्टा फाई की वैल्यू ये रखिए, तो 2n प्लस 1 हमारे नज़दीक ये ज़्यादा सही है, क्योंकि इसमें यूनिकनेस बनी रहती है, इवन मल्टीपल और ऑड मल्टीपल दोनों के लिए। 2n प्लस 1 पाई, ठीक, इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। बच्चों यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और देखिए कितना यूनिक रिजल्ट आया है, 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। Hence all the points where the two waves superpose with the path difference of odd multiple of lambda by 2, वो क्या था, even multiple of lambda by 2, ये क्या है, odd multiple of lambda by 2। Hence all the points where two waves superpose with the path difference of odd multiple of pi, path difference of odd multiple of pi, the resultant intensity is minimum, the odd multiple of lambda by 2, the resultant intensity will be minimum, and
पॉइंट्स आर कॉल्ड पॉइंट्स ऑफ मिनिमा। ठीक, पॉइंट्स ऑफ मिनिमा। अब यहां पर जो एक नंबर का एक क्वेश्चन बनता है, पहले मैं वो क्वेश्चन करा दूं। इस वीडियो को पॉज कर नोट कर डालिए, तो आपको पता लग गया कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशंस होती है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती है, ये तमाम बातें हमने इसको बता डाला। वीडियो को पॉज कर डालिए और करके इसको नोट कर डालिए। हम आगे की ओर प्रोसीड कर रहे हैं। हाथ में मेरे कोई किताब नहीं, बात बिल्कुल साफ है। आप वीडियो देखेंगे आपका फायदा रहेगा, नहीं देखेंगे तो आपका और फायदा रहेगा। ये आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। हमारा काम है बता देना। देखिए, तो अब इसके आगे की कहानी एक क्वेश्चन के फॉर्म में समझ लीजिए। गिवन I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 9/16। ठीक, फाइंड I मैक्स टू I मीन, ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो I मैक्स टू I मीन, देखो बेटा I1 अपॉन I2 की वैल्यू 9/16 है, यानी A1 अपॉन A2 स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है। इट इम्प्लाइड दैट A1 प्लस A2 की वैल्यू 3/4 हो गई। याद रखना। अब अपन के पास एक फार्मूला है, I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इज इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 डिफरेंस A2 का होल स्क्वायर। बेटा A2 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों से कॉमन निकाल लीजिए। तो जब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आएगा तो A2 स्क्वायर ऊपर भी और A2 स्क्वायर नीचे भी। यहाँ हो जाएगा A1 अपॉन A2 प्लस 1 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा A1 अपॉन A2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास A1/A2 का रेशियो मौजूद है, इसे आप रख दीजिए। 3/4 प्लस 1 का होल स्क्वायर और 3/4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऊपर हो जाएगा 7 का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ये 49:1 आ गया। तो I मैक्स टू I मीन का रेशियो 49:1 आ गया। चलिए हम आपको यही एक फार्मूला और नोट करवा देते हैं। नोट इफ W1 and W2 are the widths of two slits, then I1 upon I2 is equal to W1 upon W2 is equal to A1 square upon A2 square। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप इसी प्रोसीजर से जाएंगे। ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। आइए, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग करेंगे थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, YDAC, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या करेंगे? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक, लेटर ऑन हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे YDSE, YDSE, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ। वो जो अपन अंधेरे कमरे में वो कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट में जो पट्टी आ रही थी उसी पट्टी को फ्रिंज कहते हैं। अब डार्क फ्रिंज का मतलब अंधेरे की पट्टी, ब्राइट फ्रिंज का मतलब उजाले की पट्टी। अब अगर आपने रेड कलर की मोनोक्रोमेटिक लाइट ली है तो उजाले की पट्टी रेड कलर की होगी और अंधेरे की पट्टी तो काली ही होगी। बात समझ में आ रही है? अब उसी को हम डिटरमाइन करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ। देखिए बहुत आसान एक्सपेरिमेंट, न्यूटन में मत जाइएगा, मैं न्यूटन के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा, है ना, साफ बात है एकदम। मान लीजिए
ये आपकी दो स्लिट्स हैं, दो नैरो होल हैं S1 S2, इनके बीच की डिस्टेंस हमने d मानी है, ये डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स है, और ये स्क्रीन है। ठीक, स्क्रीन बहुत ज्यादा बड़ा होता है, अरे उसकी डिस्टेंस विद ऑफ द स्लिट्स है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होती है। मिसाल के तौर पर एक नॉर्मल YDSE में दो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस मिलीमीटर के ऑर्डर की होती है, जबकि स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस जो है वो मीटर में होती है, यानी 1000 गुने का फर्क रखते हैं। चलिए इसका मिड पॉइंट से एक लाइन खींच दीजिए स्क्रीन और स्लिट के बीचों बीच में, राइट। इसको आप O कह दीजिए, इसको आप C कह दीजिए। अब सुपर पोजिशन जब होगा तो आपको पता है एक वेव यहां से निकलेगी, मान लीजिए यहां ये एक वेव है और एक दूसरी वेव, ये दोनों वेव सुपरपोज कर रहे हैं। अब हमें यही डिसाइड करना है कि C से P, जो पॉइंट P पर वो सुपरपोज कर रही हैं, वो मैक्सिमम इंटेंसिटी दे रही है, मिनिमम इंटेंसिटी दे रही है, और उनकी पोजीशन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट P या डिस्टेंस बिटवीन द C एंड P, वेयर P में बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये अब हम तय करेंगे, कैसे तय करेंगे उसको तय करने के लिए बाकायदा एक डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। चलिए इसका नाम आप पॉइंट की यहां से दूरी YN रखिए। अब ये N क्या है ये भी आपको पता लग जाएगा, ये लाइन खींच दीजिए। तो जैसे ही आप इस लाइन को यहां पर लाएंगे, इसको आप Q कह दीजिए। तो देखिए ये डिस्टेंस d/2 है, ये डिस्टेंस YN है, तो अल्टीमेटली ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, YN माइनस d/2, ये डिस्टेंस। ठीक, वैसे ही आप एक ये वाली भी लाइन खींच दीजिए। जब आप एक ये वाली लाइन खींच देंगे तो अब देखिए ये तो YN है और ये d/2 अलग से जुड़ेगा, यानी ये पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, YN प्लस d/2। ठीक, अच्छा इसका नाम हमने N रख दिया। हाँ, ये भी एक वेव है। अब अगर ये इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है तो हम ये मान सकते हैं कि दोनों वेव एक ही स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं। तो अगर दोनों वेव एक स्ट्रेट लाइन में चलेंगी तो आपको दिखेगा कि S1P के कंपैरिजन में S2P कुछ ज्यादा डिस्टेंस चल रही है, वही जो एडिशनल डिस्टेंस चल रही है उसको हम पाथ डिफरेंस के नाम से जानते हैं, S2A। तो व्हाट इज S2A? S2A क्या है भाई, ये है पाथ डिफरेंस, यानी S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P, डोंट वरी। अब एक ट्राइंगल देखिए, इन ट्राइंगल S1PQ, इन ट्राइंगल S1PQ, इस ट्राइंगल के अंदर हम लिख सकते हैं S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू S1Q का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो S1P को आप ऐसे ही रहने दीजिए, S1Q की जगह पर आप d स्क्वायर लिख दीजिए और PQ की जगह YN माइनस d/2 का होल स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। मैंने आपसे कहा मैं न्यूटन को फॉलो नहीं करूंगा, तो अब पेन बदल देते हैं। अगेन इन ट्राइंगल S2PN, अगेन इन ट्राइंगल S2PN। इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप देखेंगे तो S2P स्क्वायर इज इक्वल टू S2N स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर। तो S2P स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया d स्क्वायर प्लस YN प्लस d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। 2 माइनस 1 करिए,
तो 2 माइनस 1 करने पर यू विल गेट s2p स्क्वायर माइनस s1p स्क्वायर। देखो बच्चों, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए हैं। अब हम यहाँ पे सीधे लिखेंगे yn प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस yn माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब एक ब्रैकेट में s2p माइनस s1p कहा जाए और एक ब्रैकेट में s1p प्लस s2p कहा जाए। अब इसे ओपन करिए तो yn स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस ट्वाइस ऑफ yn डी बाई टू, फिर माइनस लगाइए, ये वाला ओपन करिए yn स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2yn इंटू डी बाई टू। ठीक बेटा, ये तो हो गया पाथ डिफरेंस। और अगर d मच ग्रेटर देन d है तो s1p और s2p घूम फिर कर कुछ और नहीं होंगे, सम ऑफ d प्लस d, यानी ये वाला d यानी 2d होंगे। ये बेटा एक अजम्पशन थी, ये एक अजम्पशन है, लेकिन अब है तो है yn स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2yn इंटू डी बाई टू माइनस yn स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2yn इंटू डी बाई टू। बेटा देखो, yn स्क्वायर से yn स्क्वायर कैंसिल हुआ, डी स्क्वायर बाई 4 से डी स्क्वायर बाई 4 कैंसिल हुआ। अब ये हो गया डेल्टा x इंटू 2d, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 2yn इंटू डी। तो बेटा 2 से 2 फिर कैंसिल आया, एक ही चीज तो है इसमें, डेल्टा x डिसाइड करेगा कि ये पॉइंट P मिनिमम है या मैक्सिमम है। आइए तो yn का जनरल फार्मूला ये हो गया डेल्टा x डी बाई डी। आइए इसके आगे चलते हैं। तो देखिए, अब जब आप इसको नोट कर डालिए, पूरा वीडियो को पॉज करके मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर डालिए। तो पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, फॉर अ ब्राइट फ्रिंज, फॉर अ ब्राइट फ्रिंज डेल्टा x की वैल्यू n लैम्डा होती है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2n इंटू लैम्डा बाई 2। एम आई राइट? चलिए, तो yn एंड डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम, ये हो गया, पाथ डिफरेंस की वैल्यू डालिए, ये हो जाएगा n लैम्डा इंटू डी अपॉन डी। ठीक, ये y n इज इक्वल टू n लैम्डा डी अपॉन डी, ये nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन हो गई। उसी तरीके से पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज फॉर अ डार्क फ्रिंज, फॉर अ डार्क फ्रिंज डेल्टा x की वैल्यू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो yn डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम, ये हो जाएगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 इंटू डी अपॉन डी। ठीक है, ये
पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज हो गई। अब फ्रिंज विथ कल फ्रिंज विथ the distance between the center of two consecutive dark or bright fringes are known as फ्रिंज विथ। इसे फ्रिंज विथ कहते हैं। चलिए ये जो खाली जगह है इसका अच्छे से इस्तेमाल करना। तो फ्रिंज विथ बीटा वाई एन माइनस वाई एन माइनस वन, पोजिशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज माइनस पोजिशन ऑफ nth n माइनस वन ब्राइट फ्रिंज, या पोजिशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज माइनस पोजिशन ऑफ n माइनस वन एट डार्क फ्रिंज। किसी से भी निकालिए रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। रिजल्ट क्या वो देखिए n लैम्डा डी अपॉन डी माइनस n माइनस वन लैम्डा डी अपॉन डी। बेटा n वाला पोर्शन कट जाएगा, ये माइनस इस माइनस को प्लस करेगा, आया क्या लैम्डा डी अपॉन डी। इसे बीटा से डिनोट करते हैं। ये फ्रिंज विथ हो गया। क्या हो गई? फ्रिंज विथ हो गई। ठीक, ये है फ्रिंज विथ। यहां पर खत्म होता है आपका ये डेरिवेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रिंज विथ बाय द YDAC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब इससे क्या क्या और चीजें बनती हैं वो आगे की कहानी है। वीडियो को पॉज कर इसे भी नोट कर लीजिए। अच्छा, बीटा का एक्सप्रेशन हमें ये सजेस्ट करता है, देखो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी। नंबर एक, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, दैट इज ग्रेटर द वेवलेंथ, wider will be fringe width, wider will be fringe width। एक बात। नंबर दो, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, दैट इज more is the distance, more is the distance between slit and the screen, slits and screen, wider will be fringe width, wider will be fringe width। नंबर तीन, बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन डी, दैट इज स्मॉलर द डिस्टेंस, smaller the distance between the two slits, wider will be the fringe width। अच्छा, एक चौथा हिडन फैक्टर है, चौथा फैक्टर हिडन है, बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। अरे न लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, स्मॉलर विल बी द फ्रिंज विथ। ये चार फैक्टर होते हैं जिन पे बीटा डिपेंड करता है। बीटा क्या है बेटा? फ्रिंज विथ है। ये तो ही फ्रिंज विथ। ठीक, अच्छा, इसे भी नोट कर डालिए। अब इसमें कुछ एक नंबर के क्वेश्चंस और कुछ न्यूमेरिकल्स, इसको नोट कर डालिए पूरा।
अब इसके न्यूमेरिकल्स भी बताने हैं। ठीक, बस करो, बड़ा लंबा वीडियो हो गया है।